वेलकम टू हेल्थी ऑन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और 2 में भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे थे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताए थे। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप मेरे पहले के 2 वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हेल्थी ऑन एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगे की कोई भी वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे रिलेटेड टू एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स वो मिस नहीं होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो है और इसमें मैं एंड में आपको कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा। बी लिटिल बिट पेशेंट और ये सारे टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। और आज की हम वीडियो स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने सेकेंड वीडियो छोड़ी थी। तो हमारी 2 स्ट्रैटेजीज उसमें थ्योरीज पूरी हो गई थी, हम थर्ड थ्योरी पे थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रेफर टू एज एन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इट इज़ अ मेथड दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ऑफ अ बिहेवियर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेसिकली मीनिंग होता है लर्निंग जो भी हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे होती है, आपके बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते हैं या बिहेवियर में जो भी लर्निंग होती है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पे, उसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। और ये एसोसिएशन इसका बनाया हुआ है हमने बिहेवियर का और कॉन्सिक्वेंस क्या होगी उस बिहेवियर की, उसके बेसिस पर। तो ये फेयरली रियलाइज करती है सिंपल प्रेमाइस पे कि एक्शंस जो भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है विल बी स्ट्रेंथन और मोर लाइकली टू अकर वंस अगेन इन फ्यूचर। तो अगर आप किसी भी एक्शन को करने से आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो आप वो एक्शन दोबारा करने के लिए आप उसे दोबारा फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। कन्वर्सली अगर आपको किसी भी एक्शन के लिए पनिशमेंट मिलती है या कोई अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस मिलती है, तो वो आपका बिहेवियर उस चीज़ के लिए वीकन करेगा और वो फ्यूचर में होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। इसके लिए स्किनर ने एक रैट का एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक रैट को एक केज में रखा था जिसमें 2 बटन्स थे, एक ब्लू बटन था, एक रेड बटन था। और उसने एज अ रिवॉर्ड वहाँ पे फूड पैलेट रखा था। तो उसने 2 ऑप्शन रखे, जैसे गलती से अगर रैट ब्लू बटन पुश कर देता है तो उसे एक फूड पैलेट मिलेगी एज अ रिवॉर्ड, मगर अगर वो रेड बटन पुश कर देता है तो उसे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट धीरे धीरे वो समझने लग गया कि ब्लू बटन उसे प्रेस करना है और रेड बटन को अवॉइड करना है, क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से उसने अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज किया और धीरे धीरे वो उसके हिसाब से समझने लगा। तो रीइंफोर्समेंट क्या होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में? इट इज़ एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीजेस द बिहेवियर इट फॉलोज। तो रीइंफोर्समेंट बेसिकली जो भी हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है या उस चीज़ को फॉलो करने के लिए और ज़्यादा इंक्रीज करती है वो उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स वो होते हैं जो फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स आते हैं आपके बिहेवियर के बाद, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर होते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्सर वो होते हैं जैसे कुछ भी आपने काम किया, कोई भी एक्शन किया, उससे अनफेवरेबल इवेंट आई, बट उस नेगेटिव रीइंफोर्सर का क्या होता है, वो अनफेवरेबल रिजल्ट जो भी आया था हम उसे रिमूव कर देते हैं ताकि आपका रिस्पॉन्स उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथन हो पाए। जैसे पहले आपने कोई एक्शन किया, उसके लिए आपको पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला, बट उस नेगेटिव जो भी रिजल्ट आया था उसको अगर हम अनफेवरेबल इवेंट को रिमूव कर दें ताकि बाद में वो अनप्लेजेंट बिहेवियर हट जाए और आपका जो बिहेवियर है उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथन हो जाए, आपका रिस्पॉन्स और बढ़े, तो उस चीज़ को रिमूव करने को हम नेगेटिव रीइंफोर्सर बोलते हैं। अब जैसे रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिवॉर्ड वगैरह इसमें होते हैं, सेम इसमें पनिशमेंट भी होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। पनिशमेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट और द आउटकम्स दैट डिक्रीजेस इन द बिहेवियर एज इट फॉलोज। तो कोई भी काम हम करते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट आता है,
तो उसे हम पनिशमेंट बोलते हैं, और उस बिहेवियर को करने के लिए फिर हम वो चीज़ें फ्यूचर में अवॉइड करते हैं। तो 2 तरीके की पनिशमेंट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी होती है। तो एग्ज़ाम में कई बार क्या आते हैं कि आप कंडीशनिंग डिफाइन करो क्या होता है, और पूरा उसका कोई एक्सपेरिमेंट बताओ, और आप उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बताओ। तो वो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें इन डिस्क्रिप्ट अपनी वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में लिखनी होंगी। मैं आपको इसीलिए हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे और साथ साथ आप समझते रहें, और ईजिली आप अपने वर्ड्स में इसे एग्ज़ाम में अगर आता है तो लिख पाएँ। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसका? अगर आप किसी भी बंदे का बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप उसे रिवॉर्ड करो, उस इंडिविजुअल को। उसका बिहेवियर, वो एक्शन, वो अगर रिवॉर्ड करोगे तो वो उस एक्शन को मॉडिफाई होगा, और बार बार सेम डिज़ायर्ड बिहेवियर जो आप चाहते हो कि ऐसा डिज़ाइन हो जाए उसका बिहेवियर, वो होगा अगर आप परमानेंटली उस चीज़ के लिए उसे रिवॉर्ड करते रहोगे। तो रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, स्कूल्स में आप देखेंगे आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं या आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये सब आपको मोटिवेट करने के लिए होता है, ताकि आपका बिहेवियर, आपके जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहे। तो ये ऑपरेंट कंडीशन के बारे में था, स्किनर की ये थ्योरी थी। इसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कॉलर ने बनाई थी। उसने एंथ्रोपोडाइट्स एप्स को कन्विंस किया था, और उसने ही जस्ट चेक कि वो इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं और वो केपेबल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी वो ये कहना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है आप अपने लाइक ट्रायल एंड हिट एरर मेथड या एक्सीडेंटली आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, या जो आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे ही होता है। आप पीपल बिहेव इंटेलिजेंटली, आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है और आप प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए केपेबल होते हैं। तो उसकी थ्योरी इसके बेसिस पे है। उसने एक मंकी को रखा, उसका नाम उसने सुल्तान रखा। केज, एक बड़े से केज के अंदर कुछ टाइम के लिए उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसने उस केज में उसने सुल्तान को काफ़ी टाइम तक हंगरी रखा, और एक सीलिंग पे बनानास हंग कर दिया, लटका दिए, और वहाँ पर उसने एक बॉक्स रखा फ्लोर पर। तो मंकी बनानास को रीच नहीं कर पाया। उसने एक और कॉर्नर पे, केज पे एक और बॉक्स रखा। सुल्तान को उस टाइम भी आइडिया नहीं आया कि एक के ऊपर एक मैं इसे रख सकता हूँ बनाना को रीच करने के लिए। फिर कॉलर ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, एक बॉक्स के ऊपर एक दूसरा रख के। इससे सुल्तान को लर्न की सिचुएशन क्या है। उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करी, इनसाइट उसने 2 बॉक्सेस को एक के ऊपर रखा और उसके ऊपर खड़ा हुआ वो बनानास को रीच कर पाया। तो कॉलर ने इससे ये फैक्टर्स निकाले, और इस थ्योरी को हम इनसाइट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो उसने ये निकाला कि इनसाइट ऑफ लर्निंग किस फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। एक तो आपकी इंटेलिजेंस, और आप कैसे सीखते हो। आप देखोगे सुल्तान ने सीखा, इनिशियल आपने क्या एफर्ट करा, और रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, आप उस चीज़ को रिपीट करते हो। जनरलाइज मतलब अगर कोई प्रॉब्लम से आपको कोई सोल्यूशन मिला है, तो वही सोल्यूशन आप दूसरी सिचुएशंस में भी अप्लाई करते हो, तो उसे जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो इन चारों फैक्टर्स पे ये थ्योरी डिपेंडेंट है। मतलब उसने सीखा कि ये फैक्टर्स इस थ्योरी पे हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसके अलावा जो हमारी थ्योरी आती है, थ्योरी टॉलमन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग या साइन सॉल्ट थ्योरी, ये किसी भी नाम से आ सकती है। एग्ज़ाम में 2018 या 17 के पेपर में ये थ्योरी आई हुई है ऑलरेडी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक ना एक थ्योरी ज़रूर आती है पेपर में, और अच्छे से डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। 16 मार्क्स में ये आती है यूजुअली, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। टॉलमन्स ऑलरेडी आई हुई है एग्ज़ाम पेपर में, तो इसे ध्यान से सुनिए। टॉलमन ने ये अपनी इन्फ्लुएंस निकाली कि वी डू नॉट ओनली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, बट हम अपने बिलीव्स एक्सप्रेस, और आपके एटीट्यूड पे भी मैटर करता है। आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है आपके एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से। टॉलमन थ्योरी ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को भी कंबाइन किया, और जो आपकी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है, आप जो इंटेलिजेंस वाली बातें थी, वो उन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके अपनी थ्योरी बनाई। तो टॉलमन ने 6 टाइप ऑफ लर्निंग निकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलमन ने कौन सी लर्निंग्स निकाली हैं। जैसे लर्निंग्स बाय कैथेक्स, कनेक्टिंग ऑन एसोसिएटिंग बेसिक ड्राइव्स विद डिजायर्ड गोल्स। तो हम जैसे जैसे एसोसिएट करते हैं अपने एक्शंस डिजायर्ड गोल के लिए, वो हम उससे जो हमारी लर्निंग होती है उसे हम बोलते हैं लर्निंग बाय कैथेक्स।
equivalence belief, sub goals leading to major ones acquire similar attractiveness as the end goal. तो वही सेम हैप्पीनेस अट्रैक्टिवनेस जो भी हम छोटे छोटे गोल अचीव करते हैं एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए, तो सेम ही हैप्पीनेस मिलती है। तो वो इक्विवेलेंस बिलीफ उसने रखा कि छोटे भी अचीव करोगे तो भी इतनी खुशी होगी जब आप बड़ा गोल अचीव करोगे। तो छोटे छोटे गोल अचीव करके बड़े गोल की तरफ बढ़िए। फील्ड एक्सपेक्टेंसी, उसने एक्सेशन अनेबल किया कि इंडिविजुअल अपने आप को रूट करता है बेस्ड ऑन इंटरनल मैप्स, ठीक है। और फील्ड कॉग्निशन मोड्स, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेज ऑफ परसेप्शन, मेमोरीज, इन्फ्रेंस एंड फंक्शन। तो उसने ये भी बोला कि आपकी परसेप्शन, मेमोरीज और इन्फ्रेंस वर्क पे भी ये लर्निंग डिपेंड होती है। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कंपीटिंग एंड मोर रिफाइंड ड्राइव। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि क्या कंपीट कर रहे हैं और कौन सी रिफाइंड ड्राइव्स हैं। मोटर पैटर्न्स होते हैं लर्निंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स, अपनी सेंसरी मोटर स्किल्स को ज़्यादा रिफाइन जैसे जैसे वो होते हैं उससे भी हम सीखते हैं। अब हम बात करेंगे, उसने लॉज निकाले, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ मोटिवेशन मतलब अगर आप कुछ भी गेन करते हो फाइनल सक्सेस में और फाइनल फेलियर्स को अवॉइड करते हो, वो आपको मोटिवेट करता है उस चीज़ को लर्न करने के लिए। तो ये लॉ ऑफ मोटिवेशन उसने बोला। लॉ ऑफ एम्फेसिस, उसने बोला कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पे एम्फेसिस करते हो कि इस रिस्पॉन्स से मुझे ये रिजल्ट मिलता है, तो वो ये गोल अचीव हो जाएगा या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो वो लॉ ऑफ एम्फेसिस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पे आप एम्फेसिस करो एंड फाइनली आपको सक्सेस मिले उस चीज़ से। लॉ ऑफ डिसरप्शन, ये हमारा उसने तीसरा गोल निकाला। इसमें उसने ये बोला कि इमोशनल कमिंग इन सीक्वेंस विद राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स विल टेंड टू डिसरप्ट लर्निंग। तो आपके जो इमोशन होते हैं या आपके राइट और सही या गलत रिस्पॉन्स की वजह से आपकी लर्निंग डिसरप्ट होती है। तो इमोशनल चीज़ें और या आपको फेवरेबल चीज़ें नहीं मिल रही हैं या रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं उसकी वजह से लॉ ऑफ डिस्ट्रप्शन यही बोलता है कि आप नहीं कर पाते हो लर्निंग। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। ये फिलॉसफी फाउंडेड ऑन द प्रेमाइज बाय रिफ्लेक्टिंग आवर ओन एक्सपीरियंसेस। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं लर्निंग, जिस भी वर्ल्ड में हम रहते हैं उससे जो भी हमने अपने रूल्स बनाए, अपने मेंटल मॉडल्स बनाए, अपनी सेंस ऑफ एक्सपीरियंस से हम लर्निंग करते हैं, उसे कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। सिंपल प्रोसेस है, एडजस्ट आवर मेंटल मॉडल्स टू अकोमोडेट न्यू एक्सपीरियंस। तो अपने मेंटल मॉडल्स को एडजस्ट करो नए एक्सपीरियंसेस के लिए। इसकी भी एक थ्योरी आई थी, ब्रूनर्स थ्योरी। Brunner's theory was Brunner was one of the founding father of the constructivist theory। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, जनरेटिंग हाइपोथेसिस एंड मेकिंग मीनिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें हैं लर्निंग के बारे में जो उसने बोला। फीचर्स क्या थे इसके? ब्रूनर्स थ्योरी के फीचर्स थे हमारे प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स लर्निंग। This feature specially states that experiences which we move the learner towards a love of learning is general or learning something in particular। जो भी experience हमें learning की तरफ motivate करते हैं या हमारे experiences हमें ये चीज़ें करने में generally help करते हैं, experiences जो learn करने में मदद करते हैं, favorable होते हैं, वो एक feature है आपकी constructivism theory ब्रूनर्स ने जो निकाली है। और दूसरा है द वे इन विच योर बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट इट कैन बी मोस्ट रेडिली ग्रैस्प्ड बाय द लर्नर। तो जो आपकी नॉलेज है, स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे आप अपनी स्ट्रक्चर करते हो नॉलेज को कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, वो आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज में। ये सेकेंड पॉइंट है। मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस इन विच वी प्रेजेंट मटीरियल। तो कौन से सीक्वेंस में हम अपना मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं वो आता है इसमें। द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, ठीक है। ये आ गए आपके फीचर्स ब्रूनर थ्योरी के। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारी थ्योरीज थी। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है आपका लर्निंग प्रोसेस में। टीचर एक बेसिकली रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए और वो
डिमॉन्स्ट्रेट करता है रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉम्प्टनेस एंड डिज़ायर ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली एक टीचर रोल मॉडल है, तो उसकी वजह से काफ़ी हमारी टीचिंग प्रोसेस जो बच्चों की होती है वो इफ़ेक्ट होती है। तो गाइडलाइंस हम क्या देते हैं, बेसिकली टीचर्स को क्या करना चाहिए, सारे चिल्ड्रन में दे शुड शी और ही शुड बिलीव कि सब स्टूडेंट काम कर सकते हैं। डिस्प्ले करो एंथुजियाज्म, पैशन, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें। अचीवेबल गोल टास्क दो क्लास को। प्रोवाइड डिफ्रेंशिएट लर्निंग एक्टिविटीज़, अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ बताओ। अपना जो भी आप पढ़ा रहे हो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की तो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन्हें आप फुलफ़िल करो, मेंटेन करो। कीप लर्निंग, क्योंकि टीचर्स भी सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज ए लर्नर आप सीखते हो, वी आर ऑल्सो लर्निंग। एज अ टीचर आपको भी काफ़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं किसी को समझाने के लिए। प्लान एक्सप्लिसिट टीचिंग एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, तो ऐसी टीचिंग एक्टिविटीज़ करो जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे। वर्क टुगेदर एज ए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, साथ में ऐसे काम करो कि वो एक कम्युनिटी की तरह इंटेंट हो। ऐसा ना हो कि आपसे बताए जा रहे हो, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब प्रोवाइड क्वालिटी क्लासरूम एनवायरनमेंट इन विच ऑल स्टूडेंट्स शुड फील वैल्यूड, ऐसा नहीं है आप कोई फेवरिज्म कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल फील होना चाहिए, ऐसा आपको क्लासरूम मेंटेन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किस टाइप ऑफ क्लासरूम क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेडिशनल और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बीच में क्या आप इसको कंपेयर करो तो क्या आप बोलते हो। तो ये ऑलरेडी आपके पेपर में आया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस भी हैं ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप ये मेजर पॉइंट्स, इसके आउटलाइन जो मैंने किए हुए हैं वो आप सिंपल लिख सकते हो। अगर ये और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आता है तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में भी इलाबोरेट कर सकते हो। नॉलेज एग्जिस्ट आउटसाइड द स्टूडेंट, ट्रेडिशनल में क्या होता है, नॉलेज बंदे को बाहर से मिलती है स्टूडेंट से, और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, वो विदिन अपने आप जनरेट करता है नॉलेज, अपनी चीज़ों से वो लर्न करता है। ये टीचर सेंटर्ड होती है, जो टीचर बोलेगा वही होता है। ये स्टूडेंट सेंटर है कि हम बेसिकली चाहते हैं कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लर्न करे, तो हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा मैटर या कंसिडर करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में, जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। पैसिव लर्नर, इसमें कोई फीडबैक हम इंस्ट्रक्टर को नहीं देते, बच्चों को इतना कईयों का इंटरेस्ट भी नहीं होता। एक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो लर्नर्स वो होते हैं जो एंगेज होते हैं स्टूडेंट को कोर्स मटेरियल में, या आपकी डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज़ में, तो वो एक्टिव लर्नर्स में आते हैं। इसमें हम टीचर्स से भी डिस्कस कॉन्टिन्यूस करते हैं। इंडिविजुअल एक्टिविटी है इसमें, ये इंटरैक्टिव एक्टिविटी है। यहाँ पर सिर्फ टीचर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ अपनी करती रहती है और समझाती है। ये इंटरैक्टिव है, इसमें स्टूडेंट्स टेक पार्ट अपने सजेशंस, अपनी चीज़ों को देखकर। ये कॉम्पिटिटिव है, ये कोऑपरेटिव है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, आप कुछ अपने नए आइडियाज़ ला रहे हो, कुछ क्रिएटिवली सोच रहे हो, तो वो इस क्लासरूम में वेलकम है, रादर देन आपके ट्रेडिशनल मेथड में। यहाँ पर हम सही आंसर में बिलीव करते हैं। यहाँ इस कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कुछ भी गलत नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज योर वे कि आप किस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे करते हो और किस वे में आंसर कर रहे हो, तो सारे आंसर्स वेलकम होते हैं इसमें। मेमोराइजेशन, इसमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं आपके ट्रेडिशनल को में, और यहाँ कॉन्सेप्शनल चेंज है। जनरली डिफाइंड एज लर्निंग दैट चेंजेस एन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्शन, आइडिया, बिलीव्स और वे ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पे चेंज है, जो भी आप अभी तक सोचते जा रहे हो उन सारे बिलीफ आइडियाज़ को सब में चेंजेस लाना और कुछ नया रिफॉर्म करते रहना। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे हम रिलायंस करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स ही अपनी चीज़ें, अपनी मीनिंग्स बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसका पॉइंट है, ये पेपर पेंसिल टेस्ट है या ऑल्टरनेटिव असेसमेंट होता है। हो सकता है आपको पोर्टफोलियो से जज कर रहे हो, या आपको स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस बनाने को बोल रहे हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस बोल रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में आता है यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट में। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया है, आप अपने वर्ड्स में भी इसको और ज़्यादा लिख सकते हो। एग्रेसिव बिहेवियर, अगेन ये शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है, ये मैंने इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। ये सबकी लाइफ में होता भी है, कोई ना कोई अग्रेशन आप शो करते ही हो। तो वो एग्रेसिव बिहेवियर क्या करता है, फिजिकल और इमोशनल हार्म करता है दूसरों को, और वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है फिजिकल अब्यूज़ तक हो, और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इससे हार्म हो। तो एग्रेसिव बिहेवियर आपको अपनी जनरल लाइफ में तो अवॉइड ही करना चाहिए। इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ आपकी ज़्यादा ठीक नहीं है, आप इसलिए इरिटेट हो। मेंटल हेल्थ, आप
इमोशनली फिट नहीं हो, मेंटली और नॉट ओके, फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है या इश्यूज़ हैं फैमिली के, रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ अच्छे नहीं हैं, वर्क आप स्कूल एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है या फेवरेबल नहीं है, सोसाइटी आपको इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसके आप जो ट्रेडिशंस हैं या जो भी कल्चर है वो इतना अच्छे से आप नहीं कोप अप कर पा रहे हो, तो ये सब आपका एग्रेशन को कहीं ना कहीं इकट्ठा होके रिजल्ट में एग्रेशन में बदल जाता है। इंडिविजुअल ट्रेट्स भी हो सकता है आपकी नेचर ही एग्रेसिव है, आप हर एक चीज़ के लिए गुस्से में ही आ जाते हो, तो वो आपका इंडिविजुअल ट्रेट में आता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, कई लोगों के तो एक्सपीरियंसेस इतने बुरे होते हैं कि आप उसकी वजह से आपकी अंदर एग्रेशन जनरेट होता रहता है। तो चिल्ड्रंस में बेसिकली यही होता है, एडोलेसेंट में भी यही होता है, इतने फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होने की वजह से आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं, तो हम वो कई बार कोप अप नहीं कर पाते, तो एग्रेशन वो कहीं ना कहीं जनरेट होता रहता है। कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ पॉवर्टी ऑन चिल्ड्रन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं पॉवर्टी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मेजरली मैंने नोट्स कवर किए हैं, मैक्सिमम आप बहुत अच्छे से करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा स्कोर करा देगा एग्ज़ाम के अंदर। कॉन्सिक्वेंसेस पॉवर्टी की क्या है चिल्ड्रन पे, चिल्ड्रन जो भी पॉवर्टी में पले बड़े हैं उनका नेगेटिव आउटकम की बहुत सारी रेंज हो सकती है, आइडेंटिफाइड एट बर्थ हो सकता है, अडल्टहुड पे हो। तो नेगेटिव आउटकम्स विद डीप एंड लॉन्ग टर्म पॉवर्टी क्या थी, मेजर आउटकम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुई हैं। एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव आउटकम्स, पॉवर्टी इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद academics outcome in children and in adolescent dropping the high school due to poverty। अब काफ़ी सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास स्कूल भेजने के लिए या तो पैसा नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है पेरेंट्स के पास, या जो एडोलेसेंट एज में कई लोगों को अपनी हाई स्कूल छोड़नी पड़ती है क्योंकि उन्हें घर संभालना है, दे हैव टू अर्न, तो वो एजुकेशन बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होती है अगर आप पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन हो। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका भी बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं अगर आप पॉवर्टी लाइन से बिलो इसी में ही आप बढ़ रहे हो एज अ चिल्ड्रन। डिसोबीडियंस आप सीख जाते हो, इम्पल्सिवनेस होती है आपके अंदर, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते, इन्फीरियर फीलिंग रहती है कि मैं ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो लेस पॉजिटिव एटीट्यूड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत हैम्पर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, आप लोगों से कंपेयर करते हो एज अ चाइल्ड, तो आप इतने खुश नहीं होते अपने आप से। इकोनॉमिक आउटकम्स, काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है जो कंसिस्टेंटली लोग अंडर पॉवर्टी लाइन के ही रहे हैं वो फ्यूचर में भी, अडल्टहुड में भी कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन एक बारी तो लाइफ में ज़रूर चले जाते हैं। तो जो चिल्ड्रन पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो वो मतलब वो इतना इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाते, उनकी लो अर्निंग होती है कंपैरेटिवली जो पॉवर्टी लाइन के अबव हैं उन लोगों से। हेल्थी आउटकम्स क्या है, नेशनल डेटा इंडिकेट करता है पुअर हेल्थ आउटकम्स फॉर आर मोर प्रिवेल्ड अमंग पुअर चिल्ड्रन। तो जो पुअर हेल्थ आउटकम्स, क्योंकि उन्हें खाना ढंग से नहीं मिल रहा, लोअर बर्थ वेट है उनका, कई लोग 1 मंथ में ही एक्सपायर हो जाते हैं बच्चे, माल न्यूट्रिशन है, डिसीज़ आ जाती हैं अर्ली स्टेजेस पे, इनसिक्योरिटी होती है, तो ये हेल्थ के आउटकम्स बहुत बुरे होते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करता है आपकी पॉवर्टी आपकी हेल्थ को। अब ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है आपके पेपर में। इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का चिल्ड्रन पे, globalization impacted the children in a complex way. It forces them to constantly rethink and revise their sense of identity and place within the society. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, तो वो बार बार उन्हें रिवाइज करने पे अपनी आइडेंटिटी को और जो आपका उनका प्लेस है सोसाइटी में उस चीज़ के लिए बोलता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका चिल्ड्रन पे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन चेंज करता है थिंकिंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट। अब ऑब्वियसली ब्रॉडर हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आपके नए नए पैटर्न्स आते हैं, आप कुछ ना कुछ, अगर आप यूट्यूब भी देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सर्च करते हो, क्योंकि ग्लोबली आप वो चीज़ अब एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं है, ग्लोबल हो चुकी है, तो बहुत सारे वेज होते हैं एक ही काम को करने के लिए, तो अब कॉन्स्टेंटली चेंजेस, बच्चे की थिंकिंग में चेंजेस होते रहते हैं। वे ऑफ लिविंग में आपका काफ़ी चेंज होता रहता है, दे आर, इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट वेज कैसे कैसे आप जी सकते हो वो सीखता है बच्चा। प्रोवाइड्स टेक्निकल एनवायरनमेंट,
ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्निकल एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया है क्योंकि बहुत ग्रोथ हो रही है चिल्ड्रन के अंदर। एडोलेसेंट कैन बेनिफिट इन वेरियस फील्ड्स लाइक एजुकेशन, करियर, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीज़ों में बहुत डेवलपमेंट हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो कि हेल्पफुल है चिल्ड्रन के लिए ग्रोथ के लिए। ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एंड बिजनेस एजुकेशन। तो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के लिए कई लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर सीखते हैं, हम बाहर जॉब भी करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में आप अच्छा अर्न भी करते हो, नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपको आते हैं, बाहर के लोगों से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो ये ग्लोबलाइजेशन इनकरेज भी करता है नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन। अगर कोई चीज़ आपके एरिया में बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, किसी और एरिया में जाकर उस चीज़ को क्या कंसिडर किया जाए और आपकी ग्रोथ हो जाए। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत इनकरेज करते हैं नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन को। नेगेटिव इफेक्ट्स, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, तो इसका भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ब्रेन ड्रेन होता है ऑब्वियसली, बहुत आप पढ़ते यहाँ हो, आपको जॉब कहीं और मिल गया है। तो बेसिकली इंडिया में तो बहुत कॉमन है, बाहर जाना इज़ लाइक वी कंसिडर हो व्हाट एन अचीवमेंट। तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है और चिल्ड्रन की हेल्थ भी अफेक्ट होती है क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप काफ़ी सारे डिसीज़ से भी आपको काफ़ी सारी डिसीज़ भी मिलने लग जाती हैं। जैसे अब आप करंटली आप देखोगे कोविड-19 बहुत चल रहा है, तो आया तो ये चाइना से ही है। तो इसकी वजह से अब ग्लोबलाइजेशन है, ऑब्वियसली इंटरेक्शन आपका कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा है जिससे वो इंडिया में इतना फैल गया है, तो आपकी हेल्थ इससे अफेक्ट हो ही रही है। डिसीज़ भी बहुत ट्रांसफ़र होती हैं, चिल्ड्रन हेल्थ अफेक्ट होती है, डिसीज़ बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेक्शन लोगों से कंट्रीज़ में इतना बढ़ गया। मेंटल हेल्थ, कंपटीशन इतना हो चुका है कि पीपल जो कोप अप नहीं कर पाते, बच्चों की मेंटल हेल्थ उससे अफेक्ट होती है। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, बिहेवियर होते हैं। कई लोगों को वेस्टर्न कल्चर अच्छा नहीं लगता, कईयों को अपना कल्चर ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं, इस वजह से नेगेटिवली ये भी अफेक्ट करता है बच्चे को क्योंकि कई बार उसे समझ नहीं आता हाउ टू रिएक्ट, जो उसने बचपन से सीखा है या अभी वो जिस सिचुएशन में है उसके बेसिस पे उस कल्चर को फॉलो करें। तो ये काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं इसके नेगेटिव। एडोलेसेंस की बात करते हैं, ये पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन एंड अडल्टहुड। इसमें डेवलपमेंट होती है, एडजस्टमेंट होती है, ये अडल्टहुड के बीच का पीरियड इसमें इंटेंसिव ग्रोथ होती है। चेंज नियरली सारी चाइल्ड की फिजिकल, मेंटल और सोशल या इमोशनल लाइफ में होता है। फीचर्स क्या होते हैं? रैपिड फिजिकल चेंजेस ग्रोथ होते हैं, हाइट बहुत बढ़ती है, इमोशनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं आपके, रैपिड इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं आपकी, इंटेलेक्चुअल चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं। इमोशनल चेंजेस मतलब आप कह सकते हो बहुत हाई होते हैं इस टाइम एडोलेसेंट, इमोशनली और फिजिकल, और उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, इस वजह से काफ़ी इमोशनल चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर एडोलेसेंस की एज में। इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी होते हैं और द स्पैन ऑफ अटेंशन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, द एडोलेसेंट्स कैन अटेंड टू वन थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो इंटेलेक्चुअल चेंजेस क्या हो रहे हैं, आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस एक टाइम पे कर पाते हो, ये चेंजेस फीचर्स आते हैं आपके। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होते हैं, फास्ट स्पीड पे आप डेवलप होते हो, सोशल कॉन्शियस हो जाते हो, आपको अपनी अपीयरेंस इन सब चीज़ों बहुत मैटर करने लग जाती हैं। तो सोशल अपीयरेंसेस आप कैसी हैं, किससे क्या बात करनी है, इस चीज़ों के लिए आप काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हो, काफ़ी चेंजेस होते हैं। अब रोल क्या है टीचर का एडोलेसेंस में? कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि टीचर का रोल क्या है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट दोनों में। तो आपको चाइल्डहुड का भी मेंशन करना और एडोलेसेंट का भी मेंशन करना है, तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में वो 16 मार्क्स में आ सकता है। तो आप ये काफ़ी अच्छे से दोनों पॉइंट्स एडोलेसेंट के भी और चिल्ड्रन के साथ में लिखना। हो सकता है वो 4 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ एक ही दे, एडोलेसेंट दे दे, एडोलेसेंट्स के रोल दे दे टीचर का, और या फिर हो सकता है चिल्ड्रन का दे दे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट करें। रोल ऑफ टीचर एडोलेसेंस में क्या होता है? प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर को, उसको समझना भी चाहिए एडोलेसेंट साइकोलॉजी को, ताकि वो अच्छे से उन्हें जो भी उनकी स्पेशल नीड्स है, प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं टीचर्स को, वो समझ भी पाए और वो हेल्प आउट कर पाए। अटेंशन देनी चाहिए इंडिविजुअल नीड पे, क्योंकि दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, तो वो इंडिविजुअल अलग अलग चेंजेस जो हो रहे होते हैं वो टीचर को समझना चाहिए। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल्स कि चिल्ड्रन इमिटेट देयर टीचर्स एंड पेरेंट, तो चिल्ड्रन जो है वो सीखते किससे? टीचर्स और पेरेंट्स से। तो अपने एग्जांपल्स आप दे सकते हो इस एज में, ताकि बच्चे अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर पाएँ सिचुएशंस में। प्रेस करो, मोटिवेट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पर, उनके जो भी आप काम वो कर रहे हैं
उससे बच्चे को लगता है येस ही इज़ अचीविंग समथिंग। एजुकेशनल गाइडेंस कि नेक्स्ट उसको अपना करियर कैसे चूज़ करना है, क्या इसमें वो अच्छा है, तो इस चीज़ की गाइडेंस, उसको नॉलेज उस चीज़ में पर्टिकुलर फील्ड्स में बताओ, उसको गाइड करो ताकि वो एक सही पाथ को चूज़ कर पाए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस को, डे ड्रीमिंग को हटाने के लिए बच्चों को गेम्स में, डिबेट्स में, क्विज़ में, ये सारी एक्टिविटीज़ में टीचर को एंगेज करना चाहिए। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन भी बच्चों को एडोलेसेंट एज में जब बच्चे आने लगते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो वो भी टीचर्स को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, हर काम को करने के लिए इस एज में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, सीखने के लिए भी जो एडोलेसेंट एज में होते हैं, कीन होते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट जो नई नई चीज़ों में बन रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए टीचर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। What are the problems of the children living in slums? Give suggestions to improve the condition of children living in slums. बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की तो स्लम्स में आपको मिलेगी और बहुत सारे मेजर्स भी लिए गए हैं क्या इम्पैक्ट होते हैं स्लम एरिया में। प्रॉपर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। With proper sanitation and close living quarters, sickness and diseases in life in slum is living. सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पास आपके घर होते हैं, और फेटल इन केस ऑफ यंग एंड वीक। अगर आप वीक हो तो इन केस आपकी डेथ भी हो सकती है। मेन इलनेस इफेक्ट स्लम लाइफ इंक्लूड मीजल्स हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकते हैं, कोल्ड फ्लू, हेड लाइस, ये बहुत ईजिली फैलता है बच्चों के अंदर। एजुकेशन भी, चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव लिटिल, या फिर उनके पास एजुकेशन होती है या नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में। लोकल स्कूल विल नॉट एक्सेप्ट दीज चिल्ड्रंस, दे हैव हार्डली रिलाई वन आउटसाइड चैरिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प और स्कूल है, तो वो चैरिटी पे या फिर बाहर के ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं जो लोग चिल्ड्रन स्लम्स के लिए थे उनके लिए भी, और काफ़ी सारी स्कीम्स वो वैसे भी चलाते हैं गवर्नमेंट ने कि कंडीशन बच्चों की सुधारने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, इसके अंदर क्या था, ये 1987-1988 में स्टार्ट हुई थी, जिसका एम था क्लासरूम एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, एडिशनल टीचर्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्राइमरी स्कूल्स तक पहुंचाना, और जो भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं 100 से ज़्यादा ना होए, और अपर प्राइमरी तक लेवल तक ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये स्कीम भी गवर्नमेंट ने चलाई थी। फिर उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये 1987 का इसका एम था, और ये उसने स्ट्रेंथन करने के लिए टीचर का बेस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी थी, और प्रोग्राम चलाए थे टीचर ट्रेनिंग के। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन DPEP लॉन्च हुई थी 1994 में। इसको फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन, DFID ऑफ UK, यूनिसेफ वगैरह ने इसको फंड किया था। शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एंड लॉन्ग जंपिश प्रोजेक्ट राजस्थान में इसका था, यूनिवर्सल करना एलिमेंट्री एजुकेशन को विद क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यूजुअली रिमोट और सोशली बैकवर्ड एरिया में। महिला संख्या स्टार्ट हुई थी 1989 में। ये 5 स्टेट्स इसका एम था, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना और एम्पावर करना रूरल एरिया में वुमेन को। नॉन फॉर्मल एजुकेशन NFC NEGCA ये 1977 से 8 में फोकस किया था। जो भी चिल्ड्रन हैं एज ग्रुप से 6 से 14 ईयर्स के जो स्कूल में नहीं जा रहे, उन लोगों पे फोकस किया था। रोल क्या है एजुकेशन का इंडिया में एम्पावर करने के लिए? इंडिया इसके बहुत सारे, अब वुमेन के लिए क्या है एजुकेशन का। टुडे इंडिया ऑफर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन हैविंग अ वॉइस इज एवरीबडीज लाइफ द बिजनेस वुड एज वेल एज इन पॉलिटिकल लाइफ। तो ये वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया के क्या अफेक्ट किया है, क्या उनके ट्रेडिशंस ने कैसे अफेक्ट किया है। डाउरी सिस्टम आपको पता है एडवर्सली अफेक्ट किया है वुमेन को। ये तो आप बहुत अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि शादी के टाइम पे आपको कितना डिमांड बॉदर करते हो, पे करते हैं एक फ़ीमेल साइड से। वुमेन एज ए लाइब्रेरी, कि वुमेन के पास भी इक्वल राइट्स हैं, बट हमारे ट्रेडिशंस ने उस चीज़ को ऐसे ग्रो नहीं करने दिया है, वुमेन को इक्वल फील नहीं होने दिया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन,
बिफोर बर्थ ही हो जाती हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं, मर्डर कर देते हैं फीमेल हुई है, या फीमेल बेबीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। एज अ चाइल्ड बहुत सारे उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है, कई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, घर के काम में लगा देते हैं। आफ्टर मैरिज लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। एज अ विडो पहले इनिशियली तो बहुत सती प्रथा ये सब चलता था, और उनको नॉर्मल लिविंग नहीं मिलती थी, नॉर्मल फूड तक नहीं मिलता था। तो ये बहुत चलती आ रही है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज अ चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन की हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, चाइल्ड मैरिज आप कराते रहते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये चलती आ रही हैं। और एजुकेशन का क्या रोल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में? एजुकेशन को एज अ सोशल राइट कंसिडर करना चाहिए। ये ही एजुकेशन ही एज अ की रोल आपकी एज एन इंडिविजुअल आपको ग्रो करा सकती है, आपकी इकोनॉमी को भी। एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए एक समान, ये नहीं कि आप एक वुमेन हो तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक सोशल राइट है। हमें अपने पॉलिसीज़ ट्रेडिशंस पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए जो आपके ट्रेडिशंस, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो वीक करते हैं वुमेन को, उनको हटा दें। तो ये सोशल राइट है, सबको होना चाहिए, सबको देनी चाहिए। एम्पावरिंग वुमेन एज अ की चेंज एजेंट। तो आपको समझना चाहिए कि वुमेन के बेसिस पे, बिना वुमेन के कुछ भी नहीं होता। इवन वो आपकी बेसिक नीड है फैमिली की, और फिर भी उसको रिसोर्सेज पूरे नहीं मिलते। तो एज अ वुमेन आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपकी पूरी लाइफ एक वुमेन पे रिलाई करती है। स्टार्ट भी आपको एक लाइफ देने वाली भी एक वुमेन ही है। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और ये जो भी ट्रेडिशंस हैं, एजुकेशन का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट वुमेन हमारी लाइफ में कितनी है। रूरल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस, प्रैक्टिसेस, प्रमोशंस और प्रोग्राम। इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बट स्टिल हमारे पास अनइक्वल एक्सेस है डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमारे पास सोशल इकोनॉमिक ग्रुप जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन एंड सो ऑन, वेरियस प्रोग्राम्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, कास्टिज्म की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हमें अवॉइड करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिसेस को भूलना चाहिए जो पुरानी बेकार प्रैक्टिसेस हैं, और नए काम करने चाहिए। और जेंडर के बेसिस पे सारी डिस्क्रिप्शंस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सबको भूलना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन चिल्ड्रन के अंदर क्या होती है, कॉजेज़ क्या हैं ड्रग एडिक्शन के? पेरेंटल सुपरविजन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, आप पेरेंट्स ध्यान नहीं देते बच्चों पे, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है बच्चे और पेरेंट्स के अंदर, पुअरली कम्युनिकेटेड रूल्स हैं, एक्सपेक्टेशन, बच्चे को पता ही नहीं कि ड्रग्स के सीवियर इफेक्ट्स होते हैं। तो हमें वो चीज़ समझानी चाहिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद कम्युनिकेट करना चाहिए। फैमिली कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हैं, बच्चे परेशान होकर डिप्रेशन में, ये सब काम में चले जाते हैं। इनकन्सिस्टेंट एक्सरसाइजिंग, सीवियर डिसिप्लिन, कोई उनका बिहेवियर सेम नहीं है, गलत गलत चीज़ों पे जा रहे हैं। फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड, एडोलेसेंट अल्कोहल, अब कोई बच्चे पेरेंट्स ही ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहलिज्म से एडिक्टेड हैं, तो वो बच्चा भी देखकर वहीं से सीखता है। कैसे रिमूव कर सकते हो? डेवलप करो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप करो हैबिट ऑफ योगा, मॉरल लेस और ड्रग एडिक्टेड लोगों से दूर रखो, अच्छे दोस्त बनाओ, डिक्लाइन करो हैबिट ऑफ ड्रग को, कीप हिमसेल्फ और अपने आप को बिजी करो, नए इंटरेस्ट बनाओ, थिंक अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी लाइफ पे ड्रग्स के क्या हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने इस सब्जेक्ट में कवर किए हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आप बुक को 1 या 2 बार ज़रूर थरोली गो थ्रू ज़रूर करिएगा। बाकी ये श्योरली नोट्स आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है। पेपर में आपके यूजुअली 4 मार्क्स और 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स में आपको मिनिमम 1 पेज तो भरना ही है, और आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पैराग्राफ इतना अच्छा होना चाहिए रिलेटेड टू द क्वेश्चन ही उसके आंसर होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपके पास नॉलेज है और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। यूजुअली एग्जामिनर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ पाएँ, तो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स हैं, आप स्टार्ट करो प्रॉपर डेफिनेशन से, और बीच में आप अपना बना के भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आता, बट इट शुड बी रेलिवेंट और लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लिख रहे हो, बट अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख सकते हो। स्टार्टिंग और एंडिंग पैरा बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 16 मार्क्स में मिनिमम 4 पेज तो आपको भरने ही हैं।
पहला फर्स्ट पेज का आधा पार्ट और हाफ ऑफ द लास्ट पेज बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ आपके क्वेश्चन से के आंसर से रिलेटेड होना चाहिए और आपकी एंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि टीचर अगर वो फर्स्ट पेज अच्छे से पढ़ रही है तो वो समझ जाए कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और वो अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। ये बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट द थ्योरीज आप बहुत देखोगे बहुत जनरिक टॉपिक्स हैं, रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा आप एग्जांपल्स ले सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इन सब चीज़ों को, एग्जांपल्स को अपनी लाइफ से भी, अपने टॉपिक से रिलेट करके लिखिए अपनी लैंग्वेज में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत इलॉजिकल है, इरेलेवेंट है। अगेन मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ, लॉजिकल चीज़ें लिखिए अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छा स्कोर ईजिली कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। बाय चांस अगर किसी क्वेश्चंस के बारे में नहीं भी आता है तो भी कुछ ना कुछ अपने वर्ड्स में बनाकर उसे ज़रूर लिखिए। श्योरली यू विल गेट सम मार्क्स आउट ऑफ इट। वो क्वेश्चन से भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इस नोट्स को बहुत अच्छे से रेफ़र करो, आप लिख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करो, इन नोट्स के बारे में रीड आउट करो, डिस्कस करो, इस वीडियो को बार बार देखो तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इसमें डिस्कस करे हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर इजीली कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको साथ साथ बताए थे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चंस आता ही आता है, पाइजन थ्योरी आ जाती है, टॉलमेंस थ्योरी आ जाती है, हेरिडिटी पे आ जाता है क्वेश्चन, आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और ट्रेडिशनल क्लासरूम के बीच में डिफरेंस आ जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत ही मैंने जो नोट्स बनाए हैं बहुत मेहनत से बनाए हैं और इसमें मेजरली वही क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आप अपकमिंग वीडियोस भी मेरी आती रहेंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।